सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें वो यूक्रेन के सैनिकों पर बम बरसाते दिखाई दिए। ये हमला उसने यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में किया, जहां यूक्रेन के जवानों की एक टुकड़ी सड़क किनारे निगरानी करती नजर आई। वीडियो में दिखा वो जवान इस बात से पूरी तरह बेखबर थे कि आसमान से उनको निशाना बनाने की तैयारी हो चुकी है। जैसे ही टारगेट लॉक हुआ, रूस ने उन पर बम गिरा दिया। बम गिरते ही वहां जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद कुछ देर तक वहां धुआं और आग दिखी। तस्वीर थोड़ी साफ हुई तो कुछ जवानों के चिथड़े नजर आए, जबकि कुछ वहीं सड़क पर तड़पते दिखे। बंगाल में राज्यपाल के अधिकार में कटौती करने की तैयारी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने फैसला लिया कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में चांसलर का पद राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री संभालेंगी और इसी से जुड़ा बिल जल्द विधानसभा में पेश किया जाएगा। दिल्ली के नए उपराज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद हर्षवर्धन नाराज होकर कार्यक्रम से चले गए, क्योंकि उनका आरोप है कि वहां सांसदों के लिए कुर्सियां नहीं लगाई गई थी। पंजाब की फरीदकोट सेंट्रल जेल में कैदियों के मोबाइल इस्तेमाल करने के आरोपों पर जेल सुपरिंटेंडेंट को सस्पेंड कर दिया गया। उत्तराखंड के पशुपालन विभाग ने 4 धाम यात्रा के दौरान खच्चरों से एक दिन में एक ही चक्कर लगवाने का निर्देश दिया, क्योंकि यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक करीब 60 खच्चरों की मौत हो चुकी है। यूपी के फिरोजाबाद में एक बस ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी, लेकिन राहत की बात यह रही कि इस हादसे के समय वहां कोई पुलिस वाला मौजूद नहीं था। और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की सजा पर आज कोर्ट फैसला सुनाएगी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को मामले में बहस पूरी होने के बाद सजा पर फैसला सुरक्षित कर लिया था। चौटाला आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार दिए गए हैं। सीबीआई ने मामले में चौटाला को अधिकतम सजा की मांग की है। मीडिया ने यह दावा किया कि 92 दिनों से यूक्रेन के साथ चल रही जंग में रूस की हवाई ताकत का दम निकल गया, जबकि दुनिया भर में हवाई ताकत के मामले में रूस अमेरिका के बाद दूसरे पायदान पर आता है और उसके पास एक से बढ़कर एक लड़ाकू विमान और बम बरसाने वाले हेलीकॉप्टर हैं, जिनके दम पर रूसी सेना ने यूक्रेन के कई शहरों को नेस्त नाबूद कर दिया। अजोव सागर के किनारे बसे मारियोपोल पर तो कब्जा जमाने के लिए रूस ने आसमान से इतने बम बरसाए कि पूरा शहर ही खंडहर में तब्दील हो गया। मिसाइल और रॉकेट हमले में शहर की बड़ी से बड़ी इमारत जमींदोज हो गई। इसी तरह खार्किव में भी रूसी सेना ने जमकर कहर बरपाया। यूक्रेन की सेना को खदेड़ने के लिए पुतिन के सैनिकों ने शहर पर रॉकेट और मिसाइलों की बारिश कर दी, जिससे पूरा इलाका मलबे के ढेर में बदल गया। यही नहीं, यूक्रेन के दूसरे शहरों पर भी रूस अपनी इसी हवाई ताकत से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और हर गुजरते दिन के साथ उसके हमले तेज होते जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की का आरोप है कि जंग शुरू होने के बाद से रूसी सेना अब तक 2100 से ज्यादा मिसाइलें यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर दाग चुकी है, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुए किसी भी जंग में गिराई गई मिसाइलों की संख्या से ज्यादा है। उनका यह भी आरोप है कि रूसी हमलों में हजारों लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन दावा है कि इन ताबड़तोड़ हवाई हमलों के बाद भी रूस की एयरफोर्स जंग में फिसड्डी साबित हो रही है। जबकि वहां की वायुसेना यूक्रेन से 15 गुना ज्यादा ताकतवर है। मतलब यह कि रूस की हवाई ताकत के आगे यूक्रेन कहीं नहीं ठहरता। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी वायुसेना होने के बाद भी यूक्रेन जंग में रूस की हवाई ताकत का दम निकल गया। ऐसा इसलिए क्योंकि खबर है कि 24 फरवरी को हमला करने के बाद से अब तक यूक्रेन की सेना 200 रूसी लड़ाकू विमानों को तबाह कर चुकी है, जबकि रूस ने यूक्रेन के सिर्फ 165 लड़ाकू विमान ही ढेर किए। पश्चिमी मीडिया ने यह भी दावा किया कि जंग शुरू होने के 48 घंटों के अंदर, यानी 2 दिन में, रूस ने यूक्रेन के ज्यादातर एयरबेस और एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिए थे। लेकिन इसके बाद भी यूक्रेन रूस के सामने खड़ा है और हर मोर्चे पर उसे करारा जवाब भी दे रहा है। रेलवे ने भीड़ की वजह से कई ट्रेनों में सीटों की संख्या बढ़ा दी। उत्तर पश्चिम रेलवे ने गर्मियों की छुट्टियों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए लंबी दूरी की 21 ट्रेनों में 27 डिब्बे जोड़ दिए। यूपी के अमरोहा में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। हरिद्वार में 2 हाथियों की लड़ाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद ऐसे मामलों पर काबू पाने के लिए प्रशासन हरकत में आ गया। तो रूस के दखल की आशंका के बीच ब्रिटिश विदेश मंत्री लिज ट्रस ने यूरोपीय देश बोस्निया का दौरा किया। यूरोप के कई दूसरे देशों की तरह बोस्निया ने भी यूक्रेन पर रूसी हमले का विरोध किया था। यही नहीं, यूक्रेन की ही तरह बोस्निया भी नेटो में शामिल होने की हसरत पाले हुए, जिसके बाद से ही वो रूस के निशाने पर है। इस बीच ब्रिटिश विदेश मंत्री लिज ट्रस ने बोस्निया का दौरा कर उसे भरोसा दिया कि ब्रिटेन वहां शांति और सुरक्षा कायम रखने में पूरी मदद करेगा। लेकिन बोस्निया को रूस से ज्यादा खतरा खुद अपने घर में छिड़ी लड़ाई से है।
असल में ये देश 1992 से लेकर 1995 तक गृह युद्ध की आग में झुलस चुका है, जिसमें 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। वहीं माना जाता है कि वहां की एक बड़ी आबादी रूस का समर्थन करती है। यही नहीं, बोस्निया में विपक्षी दल के एक बड़े नेता को भी पुतिन का समर्थक माना जाता है। खबर तो ये भी है कि उन्हीं के दबाव की वजह से बोस्निया सरकार यूक्रेन जंग छिड़ने के बाद रूस पर प्रतिबंध नहीं लगा पाई थी, क्योंकि उसे इस बात का डर था कि अगर रूस का समर्थन करने वाले लोगों की आवाज दबा दी गई तो बोस्निया में फिर अशांति फैल जाएगी। हालांकि इसके बावजूद हाल के महीनों में वहां सरकार विरोधी गुटों की गतिविधियां बढ़ी हैं। और इस बीच रूस के दखल की आशंका ने आग में घी डालने का काम किया, क्योंकि बोस्निया सरकार को डर है कि जिन इलाकों में पहले से ही विरोध की चिंगारी भड़की हुई है वो यूक्रेन जंग के बाद पूरे देश के लिए घातक साबित न हो जाए। इससे पहले बोस्निया में रूस के राजदूत ने इसी साल मार्च में धमकी दी थी कि अगर यूरोप का ये देश नेटो की सदस्यता के लिए कदम आगे बढ़ाएगा तो रूस चुप नहीं बैठेगा। और वहीं यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें रॉकेट से ताबड़तोड़ हमले होते हुए दिखाई दिए। ज़ेलेंस्की की फौज ने दावा किया कि उसने इस हमले में पुतिन की सेना को भी भारी नुकसान पहुंचाया। और जो वीडियो उसकी तरफ से जारी किया गया उसमें रात के अंधेरे में दागे गए रॉकेट आग उगलते नजर आए। वहीं जैसे ही रॉकेट से हमले शुरू हुए उनकी तेज आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उसने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से रूसी सेना पर कई हमले किए। यही नहीं, उसने इस हमले में पुतिन की फौज को तगड़ा नुकसान पहुंचाने का भी दावा किया। हालांकि ये हमले किस इलाके में किए गए इसकी जानकारी उसकी तरफ से नहीं दी गई। यूक्रेन के हाथ से डॉनबास अब बस निकलने ही वाला है। उस पर ज़ेलेंस्की के राज की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि पुतिन की सेना ने डॉनबास की वो दुखती रग दबा दी है जिसके बाद डॉनबास पर रूस का कब्जा होना अब तय माना जा रहा है। ये दुखती रग है सेवेरोडोनेत्स्क शहर। पूर्वी यूक्रेन को हथियाने के लिए रूस वहां अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेटजी बदल चुका है और रूस की उस स्ट्रेटजी का फोकस ही सेवेरोडोनेत्स्क शहर है। और उस सेवेरोडोनेत्स्क शहर को अपने कब्जे में लेने के लिए रूस ने उसकी तगड़ी घेराबंदी शुरू कर दी है। शहर पर लगभग 24 घंटे बमबारी हो रही है। तोप, गोले और मिसाइलें दाग कर रूस ने वहां जबरदस्त हमला बोला हुआ। यहां तक कि रूस की सेना डॉनबास के सेवेरोडोनेत्स्क शहर के इतने करीब पहुंच चुकी है कि वहां मोर्टार तक गिरा रही है। इलाके के गवर्नर का तो दावा है कि रूस आम लोगों को भी अपना निशाना बना रहा है और उसके हमलों में कम से कम 1 दर्जन लोग मारे भी गए हैं। और जंग ऐसा खतरनाक मोड़ ले चुकी है कि खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ही पूर्वी यूक्रेन में हालात बेहद मुश्किल बता रहे हैं। और यूक्रेन के विदेश मंत्री तो कह रहे हैं कि डॉनबास में युद्ध इतना भयानक हो चुका है कि दूसरे विश्व युद्ध पर बनी फिल्मों के सीन की तरह लगने लगा है, क्योंकि वहां के कुछ गांव और छोटे शहर अब बचे ही नहीं है। असल में सेवेरोडोनेत्स्क पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास में आने वाले लुहांस्क प्रांत का एक इंडस्ट्रियल शहर है। सेवेरोडोनेत्स्क लुहांस्क प्रांत का सबसे बड़ा शहर है जो कि अब तक यूक्रेन के हाथों में है। इसीलिए रूस ने उस पर अपनी नजर ऐसी डाली है कि जंग अब सेवेरोडोनेत्स्क की दहलीज तक जा पहुंची है और वहां यूक्रेन की सेना की हालत बेहद खराब नजर आ रही है। लेकिन यूक्रेन के लिए इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि सेवेरोडोनेत्स्क शहर पर पुतिन के उस वफादार सिपाही ने गिद्ध की तरह अपनी नजर गड़ा दी है, जिसके कंधों पर यूक्रेन के मारियोपोल शहर का भी जिम्मा था। और मारियोपोल का हश्र क्या हुआ है वो दुनिया के सामने है। पुतिन के ये खासम खास हैं रूस के चेचनिया इलाके के प्रमुख रमजान कादिरोव, जो कि पुतिन को मारियोपोल का तोहफा देने के बाद सेवेरोडोनेत्स्क को भी जीतने की फिराक में लग रहे हैं। और इसीलिए खतरा यह है कि कहीं रूस सेवेरोडोनेत्स्क शहर का हाल भी वही ना करे जैसा उसने मारियोपोल का किया। मतलब पहले तो शहर को चारों तरफ से घेरो और फिर हथियार डालने पर मजबूर कर दो। रमजान कादिरोव की सेवेरोडोनेत्स्क शहर में दिलचस्पी इस कदर है कि वो सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर खुला ऐलान कर चुके हैं कि रूस की सेना लिसिचांस्क शहर में घुस रही है। और लिसिचांस्क लुहांस्क प्रांत में ही आने वाला एक दूसरा शहर है जो कि सेवेरोडोनेत्स्क के बिल्कुल बगल में है। इसी वजह से रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर रूस ने लिसिचांस्क शहर को हथिया लिया तो सेवेरोडोनेत्स्क भी रूस के कब्जे में आ जाएगा और फिर लुहांस्क का पूरा इलाका रूस की मुट्ठी में होगा। बताया गया कि यूक्रेन की फौज को घेरने के लिए रूस की सेना 3 दिशाओं से सेवेरोडोनेत्स्क और लिसिचांस्क की तरफ बढ़ रही है। रूस की सेना की स्पीड और तैयारी को देखकर डिफेंस एक्सपर्ट्स तो सीधी चेतावनी दे चुके हैं कि यूक्रेन की सेना बहुत बड़े खतरे में है। उन्हें डर इस बात का है कि यूक्रेन अब शायद रूस का सामना नहीं कर पाएगा और डॉनबास का किला ढह जाएगा। दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत ड्रोन महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्घाटन सुबह प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। राजस्थान के धौलपुर में कुछ लोगों ने पुलिस हिरासत में एक आदमी की पिटाई का आरोप लगाते हुए हंगामा किया।
उत्तराखंड के हरिद्वार में बदमाशों ने गश्त कर रहे 2 पुलिस वालों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। दुनिया की सबसे बड़ी निजी सैटेलाइट कंपनी स्पेसएक्स चलाने वाले इलॉन मस्क अब चीन के भी निशाने पर हैं। जंग में यूक्रेन की सेना की मदद करने के आरोप लगने के बाद मस्क को लेकर रूस पहले से ही भड़का हुआ। और इस बीच खबर है कि चीन भी एलन मस्क को नुकसान पहुंचाने की तैयारी में है। बताया गया कि चीनी सेना ने अपनी रिसर्च में यह शक जताया कि मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट से उनके देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, जिसके बाद से ही चीन इन सैटेलाइट को ठिकाने लगाने के लिए प्लान बना रहा है। यानी एक तरफ जहां यूक्रेन में भीषण जंग छिड़ी हुई है, वहीं आने वाले दिनों में स्पेस वॉर यानी अंतरिक्ष में भी लड़ाई शुरू हो सकती है, क्योंकि खबर है कि चीनी सेना की जिस रिसर्च टीम ने इस खतरे को लेकर आगाह किया, उसी ने इससे निपटने के लिए भी रणनीति बनाई है, जिसके मुताबिक चीन को अंतरिक्ष में ऐसा हमला करना चाहिए जिससे इलॉन मस्क के स्टारलिंक प्रोजेक्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम ही तबाह हो जाए। यानी स्टारलिंक की जितनी भी सैटेलाइट अंतरिक्ष में मौजूद हैं, वो काम करना बंद कर दें। असल में जिस स्टारलिंक प्रोजेक्ट पर चीन आग बबूला है, उसके जरिए इलॉन मस्क पूरी दुनिया को सस्ता ब्रॉडबैंड इंटरनेट देने का सपना देख रहे हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट को शुरू होने में अभी कुछ साल का वक्त लग सकता है, क्योंकि इसमें अभी हजारों सैटेलाइट को जोड़ना बाकी है, जिसके लिए सैकड़ों छोटी सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजी भी जा रही हैं। और ये पूरा प्रोजेक्ट अमेरिका की निगरानी में ही चल रहा है, क्योंकि इलॉन मस्क की स्पेसएक्स एक अमेरिकी कंपनी है जो वहां की सरकार से लाइसेंस लेकर ही अपनी सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजती है। ऐसे में अगर हमला मस्क की सैटेलाइट पर हुआ तो अमेरिका भी चुप नहीं बैठेगा। यानी आने वाले दिनों में स्पेस वॉर का खतरा बढ़ सकता है। और उधर यूक्रेन के खार्किव में रूसी फौज पर शहर के लोगों पर जानबूझकर हमले करने का आरोप लगा। दावा किया गया कि पुतिन की सेना की बमबारी में 7 और लोगों की जान चली गई है और बमबारी की चपेट में आने से 17 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए। बताया गया कि घायलों में 9 साल का एक छोटा बच्चा शामिल है। सामने आई तस्वीरों में यूक्रेन की सेना के जवान कुछ लोगों के शवों को बाहर ले जाते नजर आए। यही नहीं, सैनिकों ने घायलों को इलाज के लिए एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भी पहुंचाया। खबर है कि मारे गए ज्यादातर लोग मेट्रो स्टेशन के अंदर शरण लिए हुए थे। दावा किया गया कि रूसी सेना ने शहर के लोगों को टारगेट कर बमबारी की, जिसमें उनकी जान गई। पूर्वी यूक्रेन में पुतिन की बढ़त से परेशान जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों को जमकर खरी खोटी सुनाई। असल में जेलेंस्की इसलिए परेशान है क्योंकि मारियोपोल को जीतने के बाद रूस पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास इलाके पर कब्जा जमाने की कोशिश में जुटा है, जिसके लिए उसकी सेना वहां के 40 शहरों को घेर कर उन पर बमों और मिसाइलों से हमला बोल रही है। दावा है कि इन हमलों में 47 इमारतें और 38 स्कूल पूरी तरह ध्वस्त हो गए। असल में डॉनबास पूर्वी यूक्रेन का बड़ा इलाका है, जिसमें लुहांस्क और डोनेस्क भी आते हैं, जिन्हें पुतिन यूक्रेन से छीन लेना चाहते हैं, और इसीलिए वो एक रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच डोनेस्क के गवर्नर ने आरोप लगाया कि रूस ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी, जिनमें 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। यही नहीं, लुहांस्क में भी रूसी फौज जमकर कहर ढा रही है। दावा है कि वहां के औद्योगिक शहर सेवेरोडोनेस्क पर रूसी सेना जल्द कब्जा जमा लेगी, जिसके लिए रूसी फौज ने शहर के चारों तरफ अपना घेरा डाल दिया है। हालांकि यूक्रेन की सेना उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे रही है, लेकिन रूस का दावा है कि आने वाले कुछ दिनों में ये औद्योगिक शहर उसकी मुट्ठी में आ जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो ये जेलेंस्की के लिए बड़ा झटका होगा और पुतिन के लिए बड़ी जीत, क्योंकि इस जंग में पश्चिमी देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं। रूस के सामने टिके रहने के लिए घातक और खतरनाक हथियारों की सप्लाई भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी पुतिन का सैन्य अभियान थम नहीं रहा। और तो और मारियोपोल पर कब्जे के बाद पूर्वी यूक्रेन में भी पुतिन की सेना बढ़त बनाती जा रही है, जिससे जेलेंस्की परेशान है। यही वजह है कि वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पश्चिमी देशों पर भड़क गए। जेलेंस्की का आरोप है कि यूक्रेन जंग पर पश्चिमी देशों का समर्थन बटा हुआ है, जिससे रूस की ताकत बढ़ती जा रही है। उन्होंने रूस के खिलाफ सभी देशों से एकजुट होने की भी अपील की। साथ में ये भी कहा कि अगर रूस को नहीं रोका गया तो दुनिया को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। राजस्थान के कई जिलों में भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की गई। मौसम विभाग ने राजस्थान के बीकानेर और जैसलमेर समेत कई जिलों में अगले 2 दिन तक भीषण गर्मी पड़ने का अलर्ट जारी किया। राजस्थान के जालोर में बोरवेल में गिरे एक 12 साल के बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। केजरीवाल सरकार ने गर्मी की वजह से अपने सभी स्टेडियम रात 10 बजे तक ट्रेनिंग के लिए खुले रहने के आदेश दिए। नेटो को टेंशन दिए बैठे तुर्की के तीखे तेवर बरकरार हैं। रूस के पड़ोसियों फिनलैंड और स्वीडन की नेटो की सदस्यता के खिलाफ खड़े तुर्की ने अब अपनी कुछ कड़ी शर्तें सामने रखी हैं, जो कि अगर नहीं मानी गई तो वो फिनलैंड और स्वीडन को नेटो में शामिल होने ही नहीं देगा। तुर्की का विरोध देखकर एक दिन पहले ही स्वीडन और फिनलैंड के अधिकारी उसे मनाने पहुंचे थे, जिन्होंने राजधानी अंकारा में तुर्की के राष्ट्रपति के प्रवक्ता और वहां के उप विदेश मंत्री से मुलाकात की। करीब 5 घंटे तक लंबी बातचीत हुई और जब बैठक खत्म हुई तो तुर्की ने अपने तेवर दिखा दिए।
तुर्की के राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने दो टूक कहा कि हमने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि अगर सुरक्षा से जुड़ी तुर्की की चिंताओं को दूर करने के लिए तय वक्त के अंदर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो फिनलैंड और स्वीडन की नेटो से जुड़ने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाएगी। फिनलैंड और स्वीडन ने पिछले हफ्ते ही नेटो से जुड़ने के लिए अर्जी दी थी और माना जा रहा था कि रूस को तगड़ा झटका देने के लिए नेटो में उसके पड़ोसियों की फास्ट ट्रैक एंट्री कराई जाएगी, लेकिन तुर्की ने ऐसा अड़ंगा लगाया कि खुद नेटो को ही झटका लग गया और उसी के बाद दोनों देशों के अधिकारी तुर्की से बात करने पहुंचे। असल में तुर्की के इतने मान मनोबल के पीछे वजह यह है कि किसी भी देश को नेटो का सदस्य बनने के लिए उसके मौजूदा सभी सदस्यों की मंजूरी लेनी होती है। इसी के बाद कोई नया देश नेटो के मिलिट्री अलायंस में शामिल हो सकता है। एक भी देश ने रोड़ा अटकाया तो नेटो का विस्तार मुमकिन नहीं। और तुर्की तो पहले दिन से ही स्वीडन और फिनलैंड के नेटो से जुड़ने के खिलाफ झंडा लेकर खड़ा है। उसकी फिनलैंड और स्वीडन से शिकायत यह है कि दोनों के दोनों देश पीकेके यानी कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी का समर्थन करते हैं और उसके लोगों को अपने यहां पनाह देते हैं। पीकेके तुर्की के कुर्द लड़ाकों का एक संगठन है और तुर्की कुर्द लड़ाकों को आतंकवादी मानता है। वो तो क्या, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन समेत और भी कई देशों ने पीकेके को आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। इतना ही नहीं, तुर्की का आरोप है कि फिनलैंड और स्वीडन कई बार गुजारिश करने के बावजूद कुर्द आतंकियों को उसके हवाले नहीं कर रहे। और फिर फिनलैंड और स्वीडन ऐसे देश हैं जिन्होंने तुर्की को हथियारों के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध भी लगाए हुए हैं। इन्हीं वजहों से तुर्की ने फिनलैंड और स्वीडन से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए उनकी नेटो की सदस्यता के आगे रोड़ा अटका दिया। स्वीडन से तुर्की की नाराजगी ज्यादा है और वो उस पर कुर्द लड़ाकों को फंडिंग करने और हथियार तक मुहैया कराने का आरोप लगा चुका है। हालांकि स्वीडन और फिनलैंड तुर्की के आरोपों को नकारते रहे हैं, लेकिन तुर्की की शिकायतें कई हैं और इसलिए उसने दोनों देशों के आगे अपनी इन शिकायतों को दूर करने के लिए लंबी चौड़ी मांगे रख दी हैं। और तो और ये भी कह दिया है कि अब फिनलैंड और स्वीडन से फिर बातचीत तब होगी जब दोनों उसकी डिमांड का जवाब देंगे। कारवार दौरे के दूसरे दिन आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कारवार नेवल बेस पर नौसेना के अधिकारियों और जवानों के साथ योग किया। राजनाथ सिंह कारवार के दौरे पर हैं और आज दौरे के दूसरे दिन वो भारतीय नौसेना की अंडर वाटर ऑपरेशनल की तैयारियों का जायजा लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज का पूरा दिन पनडुब्बी में बिताएंगे। यूक्रेन के विद्रोहियों ने लुहांस्क के एक इलाके का वीडियो जारी किया जिसमें उसके लड़ाके एक इलाके में गोले बरसाते दिखाई दिए। उनकी तरफ से दावा किया गया कि इन बमों के जरिए यूक्रेन के सैनिकों को सरेंडर करने के लिए संदेश भेजे गए। और इसके लिए यूक्रेन के विद्रोहियों ने कई तस्वीरों और कागज पर लिखे संदेशों को एक कपड़े की पट्टी में लपेट दिया। इसके बाद उसे लोहे के एक खांचे में रखकर बम के भीतर डाल दिया गया। इसी तरह रूस के समर्थन में लड़ रहे यूक्रेन के विद्रोहियों ने संदेशों और तस्वीरों से भरे कई गोले तैयार कर लिए और इसके बाद उन गोलों को तोप में भरकर दाग दिया गया। बताया गया कि विद्रोहियों ने यूक्रेन के सैनिकों को सरेंडर करने के लिए संदेश से भरे जो गोले दागे वो इस तरह तैयार किए गए थे कि हवा में वो फट जाएं और उनके भीतर भरी तस्वीरें और संदेश उन इलाकों में दूर तक फैल जाएं जहां यूक्रेन के सैनिकों ने ठिकाना बनाया है। यूक्रेन के विद्रोहियों के मुताबिक उन्होंने यूक्रेन के सैनिकों को संदेश भेजा कि अगर उन्होंने सरेंडर नहीं किया तो फिर वो मारे जाएंगे। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने उत्तराखंड में खराब सड़कों का मुद्दा उठाया। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने हल्द्वानी में खराब सड़कों की मरम्मत की मांग करते हुए धरना दिया। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में एक कबाड़ के गोदाम में आग लग गई। पंजाब के खेल मंत्री गुरमीत सिंह ने टीम इंडिया में चुने गए अर्शदीप सिंह और उनके परिवार से मुलाकात की और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए उनका हौसला बढ़ाया। अनाज संकट के दौरान तुर्की एक नई भूमिका में काम कर रहा है। तुर्की की कोशिश है कि रूस से बातचीत कर मामला सुलझाया जाए। बातचीत के दम पर वो यूक्रेन और रूस की सुलह करवाना चाहता है ताकि यूक्रेन के समुद्र तट पर फंसे अनाज के जहाजों को निकाला जा सके। खबर है कि तुर्की इस काम पर पिछले कुछ दिनों से लगा हुआ है। यूक्रेन और रूस दोनों के साथ वो इस मुद्दे पर बातचीत कर अनाज संकट का हल निकालने की कोशिश कर रहा है। खबर है कि 2 करोड़ टन गेहूं यूक्रेन के बंदरगाहों पर फंसा है जिसे रूस निकलने नहीं दे रहा। दर्जनों देश ऐसे हैं जहां इस अनाज का शिद्दत से इंतजार हो रहा है। करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके सामने भूख से मरने की नौबत आ सकती है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र भी इस मसले का हल निकालने की कोशिश में जुटा है। लगातार रूस से अपील की जा रही है कि सिर्फ अनाज से भरे जहाजों को निकलने दिया जाए, लेकिन अब तुर्की दावा कर रहा है कि वो बहुत जल्द इस परेशानी का हल निकाल लेगा। हालांकि 2 वजहों से यह काम तुर्की कर सकता है। इसमें पहला तो काला सागर में तुर्की की ताकत है और दूसरा रूस और यूक्रेन के साथ उसके रिश्ते हैं जो इतनी बड़ी जंग के बाद भी नहीं बिगड़े। काला सागर में रूस और यूक्रेन की ही नहीं बल्कि तुर्की की भी सीमा लगती है।
काला सागर का एक बड़ा हिस्सा तुर्की के पास है, जहां उसके 2 जंगी जहाज, 2 सबमरीन और छोटे आकार के दर्जनों जहाज हमेशा तैनात रहते हैं। ऊपर से काला सागर से जो भी जहाज एशिया या पश्चिमी यूरोप की तरफ जाता है उसे तुर्की की सीमा से होकर गुजरना पड़ता है। तुर्की की सीमा में बॉस्फोरस नाम का समुद्र एक बहुत संकरा हिस्सा है। ये तुर्की के ठीक बीच से गुजरता है, जो तुर्की को 2 हिस्सों में बांटता है। यह दुनिया का सबसे संकरा ऐसा समुद्री रास्ता है जिसका इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए किया जाता है। मतलब ये कि काला सागर और अज़ोव सागर से होने वाला कोई भी कारोबार तुर्की की मर्जी के बिना मुमकिन नहीं है। इसलिए तुर्की के पास काला सागर में ताकत भी है, उसके रिश्ते भी रूस से ठीक ठाक हैं और उसके पास मोल भाव करने की हैसियत भी है। लेकिन खबर यह है कि तुर्की के लिए भी यह काम आसान नहीं है, क्योंकि यूक्रेन के बंदरगाहों को रोकने के पीछे रूस का बहुत बड़ा प्लान सामने आया है। दावा यह है कि रूस काला सागर को एक बहुत बड़े दांव की तरह इस्तेमाल कर रहा है। केवल यूक्रेन को नहीं बल्कि तमाम पश्चिमी देशों को झुकाने के लिए उसने बहुत बड़ी योजना बनाई है। खबर है कि रूस खुद पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को हटवाना चाहता है। रूस ने साफ कहा है कि वो बंदरगाहों को आजाद केवल इसी शर्त पर कर सकता है, मतलब वो काला सागर में अपनी ताकत के दम पर एक बड़ी डील करना चाहता है। एक हाथ दे और दूसरे हाथ ले, यानी गेहूं से भरे जहाज दुनिया तक पहुंच जाएंगे, बदले में रूस पर लगे प्रतिबंध हटा दिए जाएं। यही वजह है कि तुर्की के बीच बचाव करने से परेशानी का हल निकलना मुश्किल है। लेकिन अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो रूस की इस ब्लैकमेलिंग के सामने झुकने वाला नहीं है। अमेरिका का यह अल्टीमेटम काला सागर में तनाव बढ़ाने वाला साबित हो सकता है, क्योंकि अमेरिका के इस फैसले के बाद रूस काला सागर में अपनी ताकत और बढ़ा सकता है। ऊपर से यह भी साफ है कि अनाज के संकट का हल भी जल्दी निकलने वाला नहीं है। इससे पहले यह भी खबर आई थी कि ब्रिटेन अपने जंगी जहाजों को काला सागर में भेजने का प्लान बना रहा है। आशंका यह जताई जा रही है कि रूस की शर्तों के आगे न झुकने के पीछे अमेरिका की कोई बड़ी योजना हो सकती है। मुमकिन है कि रूस को काला सागर में सीधी चुनौती देने की योजना बना ली गई हो। अगर ऐसा हुआ तो काला सागर में बहुत बड़ी जंग छिड़ सकती है, ऐसी जंग जिसमें रूस का मुकाबला सीधा नेटो से हो सकता है। यानी अनाज के संकट को सुलझाने की कोशिश एक बहुत बड़ी जंग की वजह बन सकती है। और उधर स्पेन के कालाओरा शहर में एक बायोडीजल प्लांट में लगी आग ने जमकर तांडव मचाया। बताया गया कि आग की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई और कुछ लोग घायल भी हुए। सामने आई तस्वीरों में बायोडीजल प्लांट बुरी तरह आग की लपटों के बीच घिरा नजर आया। वहीं कुछ दमकल कर्मी आग पर काबू पाने की तैयारी में दिखे, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। खबर है कि शुरुआत में आग प्लांट के एक हिस्से में लगी, लेकिन कुछ ही देर में उसने आसपास के इलाकों को भी अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते आग ने ऐसा तांडव मचाया कि पूरा इलाका धुएं से भर गया। बताया गया कि आग में झुलसकर जिन 2 लोगों की मौत हुई वो प्लांट में अंदर काम कर रहे थे। तुर्की की मीडिया ने दावा किया कि नेटो देश रूस के साथ जंग लड़ रहे यूक्रेन को घातक हथियारों की सप्लाई नहीं करेंगे। मतलब ये कि नेटो ने यूक्रेन में चल रही जंग से अपने कदम पीछे खींचने शुरू कर दिए। और इसके पीछे रूसी राष्ट्रपति पुतिन की परमाणु धमकी को वजह बताया जा रहा है, क्योंकि कुछ रोज पहले ही रूस ने सरमत हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया था और ये चेतावनी दी थी कि अगर उसकी ये परमाणु मिसाइल चल गई तो ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों का नामो निशान मिट जाएगा। तुर्की की मीडिया ने दावा किया कि पुतिन की इस धमकी के बाद नेटो के सदस्य देशों के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें यह तय किया गया कि यूक्रेन को रूस से जंग लड़ने के लिए हथियारों की सप्लाई तो की जाएगी, लेकिन ऐसे हथियार नहीं दिए जाएंगे जिनकी वजह से रूस और नेटो के बीच जंग छिड़ जाए। नेटो जिन हथियारों की सप्लाई यूक्रेन को नहीं करेगा उनमें लंबी दूरी तक मार करने वाले घातक टैंक और लड़ाकू विमान शामिल हैं। हालांकि नेटो देशों से मिले हथियारों के दम पर ही पिछले 92 दिनों से ज़ेलेंस्की की सेना दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर सेना के सामने खड़ी है। यही नहीं, इन्हीं हथियारों की बदौलत यूक्रेन हर मोर्चे पर रूस को कड़ी टक्कर दे रहा है। और तो और कुछ इलाकों से रूसी सेना को खदेड़ने तक का दावा भी किया गया। असल में जंग के पहले दिन से ही नेटो यूक्रेन को एक से बढ़कर एक घातक हथियार दे रहा है। इनमें अमेरिका से मिली जैवलिन और स्टिंगर मिसाइल भी शामिल हैं, जिन्हें आसानी से कंधे पर रखकर चलाया जा सकता है। इसी वजह से जंग के मैदान में ये दोनों हथियार रूस के ताकतवर टैंकों के लिए काल साबित हुए। दावा है कि अब नेटो यूक्रेन को घातक हथियार देने में हिचक रहा है। उसे डर है कि अगर लड़ाकू विमान और दूसरे खतरनाक हथियार यूक्रेन को दे दिए गए तो रूस उसके सदस्य देशों पर हमला बोल देगा, और अगर ऐसा हुआ तो नेटो और रूस के बीच जंग छिड़ जाएगी। मतलब ये कि रूस के साथ चल रही इस जंग में नेटो यूक्रेन को बीच मझधार में छोड़ रहा है। यही वजह है कि नेटो के सदस्यों के बीच हुए इस समझौते के बाद यूक्रेन उस पर भड़क गया। यूक्रेन का आरोप है कि नेटो रूस को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहा,
बल्कि दूर से सिर्फ तमाशा देख रहा। श्रद्धालुओं से 4 धाम दर्शन की योजना टालने की अपील की गई। उत्तराखंड पुलिस ने भारी भीड़ को देखते हुए श्रद्धालुओं से कुछ हफ्तों बाद 4 धाम दर्शन की योजना बनाने की अपील की। यूपी के फतेहपुर में प्रशासन ने गैंगस्टर आबिद हसन के फार्म हाउस को अवैध बताते हुए बुलडोजर से ढहा दिया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक कार और बाइक की टक्कर में 2 लोग घायल हो गए। यूक्रेन में जारी जंग के बीच तुर्की में दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस के नए सरगना को गिरफ्तार किए जाने का दावा किया गया और यह दावा किया तुर्की के एक न्यूज पोर्टल ने, जिसके मुताबिक आईएसआईएस के सरगना अबू अल हसन अल कुरैशी को इस्तांबुल से गिरफ्तार कर लिया गया। दावा है कि यह गिरफ्तारी पिछले हफ्ते एक सीक्रेट इंटरनेशनल ऑपरेशन के दौरान हुई, जिसे आईएसआईएस के सरगना की मौजूदगी की पुख्ता जानकारी मिलने के बाद अंजाम दिया गया। खबर है कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोआन अगले कुछ दिनों में उसकी गिरफ्तारी का औपचारिक ऐलान करेंगे और ऑपरेशन की पूरी जानकारी भी साझा करेंगे। दावा किया गया कि आतंकी अबू हसन के इस्तांबुल में मौजूद होने की जानकारी मिलने के बाद अभियान में शामिल अफसर लगातार उसकी हर हरकत पर नजर बनाए हुए थे। और यह भी दावा किया गया कि तुर्की की खुफिया एजेंसियां आईएसआईएस के सरगना अबू अल हसन अल कुरैशी से पूछताछ में जुटी, जिसे आतंकी अबू इब्राहिम अल कुरैशी के सीरिया में मारे जाने के बाद इसी साल मार्च में आईएसआईएस की कमान सौंपी गई थी और वो दुनिया के इस सबसे खूंखार आतंकी संगठन का तीसरा मुखिया है। 2014 में आतंकी अबू बकर अल बगदादी इसका पहला सरगना बना था। और इस बीच रूस की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसने अपने बेहद खतरनाक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम S-300V का इस्तेमाल करने का दावा किया। और जो वीडियो रूसी फौज की तरफ से जारी किया गया उसमें एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम S-300V एक सुनसान इलाके में तैनात दिखा, जबकि एक रूसी जवान मिसाइल हमले की तैयारी करता नजर आया। सैनिक ने सबसे पहले रडार की मदद से अपने टारगेट की पहचान की और फिर उसके बाद उसने आसमान में मिसाइलें दाग दी। बताया गया कि रूस ने इस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम का वीडियो इसलिए जारी किया ताकि वो यूक्रेन की सेना को अपना दम दिखा सके। रूस जंग के बीच बेलारूस के सैनिकों का कुछ शरणार्थियों से बदसलूकी का वीडियो सामने आया। आरोप है कि अलेक्जेंडर लुकाशेंको के सैनिकों ने पोलैंड बेलारूस बॉर्डर पर क्रूरता की सारी हदें पार कर दी, जिसका वीडियो पोलैंड के एक पत्रकार की तरफ से शेयर किया गया, जिसमें दोनों देशों की सीमा पर बेलारूस के फौजी कुछ लोगों को बुरी तरह पीटते नजर आए। इस वीडियो में कटीली तारें दिखी। ये तारें 2 देशों की सीमाओं पर लगाई जाती हैं। वहीं बेलारूस के सैनिक शरणार्थियों को जमीन पर गिराकर लात, घूंसे, डंडे और हथियारों से पीटते दिखे, वो भी इतनी बुरी तरह कि किसी का भी दिल उन लोगों को इस हालत में देखकर पसीज जाए। रात के अंधेरे में वहां चीख पुकार मच गई। जो लोग उन कटीली तारों के दूसरी तरफ थे, यानी कि पोलैंड में थे, वो चंद कदमों का फासला होते हुए भी उन लोगों को नहीं बचा पाए। वहां शरणार्थियों के साथ इस कदर मारपीट की गई कि कुछ लोग तारों के बीच में फंसे नजर आए। यूपी की 2 लोकसभा सीटों पर अगले महीने वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश की रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर 23 जून को उपचुनाव होगा और 26 तारीख को नतीजे घोषित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर में एक फुटबॉल मैदान और रनिंग ट्रैक का उद्घाटन किया, जिसके बाद उन्होंने खुद भी वहां दौड़ लगाई। फ्रेंच ओपन के डबल्स में रोहन बोपन्ना और उनके हॉलैंड के जोड़ीदार मतवे मिडलकॉप ने 6-3 और 6-4 से जीत हासिल की और प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। काला सागर के किनारे बनी यूक्रेन के बंदरगाहों पर सन्नाटा पसरा हुआ। यहां से लाखों करोड़ का कारोबार हर दिन हुआ करता था। वहां से कोई जहाज हिलने तक की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, जिसकी वजह है रूस के जंगी जहाजों का ताकतवर बेड़ा जो काला सागर में मौजूद है। काला सागर के रास्ते यूक्रेन का बहुत बड़ा कारोबार हुआ करता था। अनाज और खाने का तेल पूरी दुनिया में समुद्र के रास्ते ही पहुंचता था, लेकिन रूस ने यूक्रेन के एक एक बंदरगाह पर पक्की नजर रखी हुई है। किसी एक भी बंदरगाह से कोई भी जहाज रवाना नहीं हो सकता। यही वो रास्ता है जहां बिना बम बरसाए और बिना मिसाइल दागे ही यूक्रेन को रूस ने चित किया हुआ है। यूक्रेन की अर्थव्यवस्था काफी हद तक कारोबार के समुद्री कॉरिडोर पर ही टिकी है, लेकिन रूस ने यह रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया है। केवल अनाज और तेल ही नहीं, बल्कि मछलियों से भरे जहाज भी यूक्रेन के बंदरगाहों पर फंसे हुए हैं। बहुत सा माल तो ऐसा है जो शायद जहाजों में रखे रखे ही बर्बाद होने वाला है। लेकिन बर्बादी केवल सामान की ही नहीं, बल्कि यूक्रेन की अर्थव्यवस्था की भी हो रही है। ऊपर से यही वो हालात हैं जिनकी वजह से दुनिया के कई देश अनाज के संकट का सामना करने पर मजबूर हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के सबसे बड़े ड्रोन उत्सव का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 10 बजे दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी किसान ड्रोन पायलट से बातचीत भी करेंगे और ओपन एयर ड्रोन उड़ान प्रदर्शनी भी देखेंगे। प्रदर्शनी केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी स्टार्टअप के लोगों के साथ भी चर्चा करने वाले हैं। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें वो रूस की सेना के ठिकानों पर कब्जा करते दिखाई दिए। हालांकि उसने यह कब्जा किस इलाके में किया इसकी जानकारी नहीं दी। लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें ज़ेलेंस्की के जवान टैंकों के साथ रूस की सेना के ठिकानों पर नजर आए। उस इलाके में हमला करने के बाद यूक्रेन के सैनिकों ने वहां जांच पड़ताल की जिसमें उन्हें रूस के जवानों के शव और दवाइयां मिली। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस की सेना ने जिस इलाके में अपना ठिकाना बनाया था उस पर ताबड़तोड़ हमला कर उसे तबाह कर दिया गया, जिसमें कुछ रूसी सैनिकों की मौत हो गई तो बाकी उस इलाके को छोड़कर भाग गए। कृष्ण जन्मभूमि मामले की सुनवाई अब जुलाई में होगी। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पास से ईदगाह हटाने की मांग वाली अर्जी पर याचिकाकर्ताओं ने मथुरा की अदालत में अपना पक्ष रखा और अब इस केस में 1 जुलाई को सुनवाई होगी। यूपी विधानसभा में योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया जिसमें महिलाओं की सुरक्षा, रोजगार और किसानों के विकास पर जोर दिया गया। हिमाचल प्रदेश के चंबा में रावी नदी के बीच से एक क्रेन ले जा रहे 2 लोग पानी बढ़ने से फंस गए, जिसके बाद उन्हें किसी तरह बाहर निकाला गया। यूक्रेन की मीडिया ने दावा किया कि रूस ने काला सागर में मौजूद अपनी पनडुब्बियों में परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम कैलिबर मिसाइलों को लोड कर दिया है। 2 दिन पहले ही यह खबर आई थी कि अमेरिका काला सागर में मौजूद रूस के बेड़े पर हमला कर सकता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि रूस ने काला सागर के रास्ते से होने वाले यूक्रेन के निर्यात को पूरी तरह से ठप कर दिया है। यूक्रेन में बड़े पैमाने पर पैदा होने वाला अनाज दुनिया के दूसरे देशों तक नहीं पहुंच पा रहा क्योंकि काला सागर में रूस के जंगी जहाजों और पनडुब्बियों ने पूरी तरह से किलेबंदी कर रखी है। और खबर आई थी कि रूस की इसी किलेबंदी को तोड़ने के लिए अमेरिका उसके बेड़ों को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन की मीडिया ने दावा किया कि इस खबर के सामने आने के बाद ही रूस ने काला सागर में मौजूद अपनी 6 में 2 पनडुब्बियों पर कैलिबर मिसाइल तैनात कर दी। बताया गया कि रूस ने इन 2 पनडुब्बियों पर कुल 4 कैलिबर मिसाइलें तैनात की जो कि परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम होती हैं और करीब 1400 किलोमीटर तक वार कर सकती हैं। मतलब अगर यूक्रेन की मीडिया के दावे में सच्चाई है तो रूस ने इन मिसाइलों को तैनात करके साफ संदेश दे दिया कि अगर अमेरिका ने किसी भी तरह का हमला करने की कोशिश की तो वो उसके लिए भारी पड़ेगा। और उधर यूक्रेन के खार्किव में रूस की बमबारी के बाद कई इमारतें ध्वस्त दिखी और दावा किया गया कि रूसी फौज ने शहर के लोगों को निशाना बनाकर हमले यहां पर किए, जिनमें कई लोगों के घर पूरी तरह तबाह हो गए। सामने आई तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस के हमले कितने जोरदार रहे होंगे। रात को हुई बमबारी के बाद सुबह तक कुछ इमारतों से धुआं निकलता दिखाई दिया। Сильно сьогодні страждає населений пункт Прудян. खबर है कि रूस ने शहर के अलग अलग इलाकों को टारगेट कर बमबारी की। दावा किया गया कि रूस के हमले में न सिर्फ इमारतें तबाह हुई बल्कि कुछ लोग घायल भी हुए। तुर्की ने अपने खतरनाक ड्रोन बारकताश TB2 का वारिस तैयार कर लिया। बारकताश TB2 ड्रोन यूक्रेन जंग में रूसी सेना के टैंकों का काल बनकर अपना लोहा मनवा चुका है। लेकिन तुर्की के जिस अकिंजी ड्रोन को इसका उत्तराधिकारी माना जा रहा है उसने पिछले महीने परीक्षण के दौरान करीब 20,000 फीट की ऊंचाई से लेजर गाइडेड बम के जरिए समंदर में मौजूद टारगेट को ध्वस्त कर अपना दम दिखाया था। और अब द यूरेशियन टाइम्स अखबार ने दावा किया कि उसने तुर्की से अजरबैजान तक उड़ान भरकर नया रिकॉर्ड बना दिया। दावा है कि 21 मई को इस ड्रोन ने तुर्की से टेक ऑफ किया और फिर जॉर्जिया होते हुए अजरबैजान की राजधानी बाकू में सफल लैंडिंग की। यही नहीं, दावा है कि उसने करीब 2000 किलोमीटर लंबे इस सफर को महज 5 घंटे में तय कर लिया। तुर्की के इतिहास में यह पहला मौका है जब उसके किसी ड्रोन ने एक उड़ान में 3 देशों की सीमा पार की हो। और खबर है कि तुर्की अगले हफ्ते अजरबैजान में होने वाले एयर स्पेस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल में दुनिया को अकिंजी ड्रोन की ताकत दिखाएगा, जिन्हें वो पिछले साल अगस्त में अपनी सेना के बेड़े में शामिल कर चुका है। ये ड्रोन दुश्मनों पर हवा से हवा और हवा से जमीन पर धावा बोलने में माहिर है। इसकी मदद से लेजर गाइडेड बम और लंबी दूरी की मिसाइलें दागी जा सकती हैं और ये 40,000 फीट की ऊंचाई पर भी उड़ान भर सकता है। इसका वजन करीब 5,500 किलो है और ये अपने साथ करीब 1400 किलो विस्फोटक ले जा सकता है। यही नहीं, तुर्की के ये ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से दुश्मन के ठिकानों की अहम जानकारियां जुटाने की भी काबिलियत रखता है। इस ड्रोन को बनाने वाली तुर्की की कंपनी ने दावा किया कि 2 देश इसके साथ इन्हें खरीदने की डील भी कर चुके हैं।
हालांकि उसने इनके खरीदार देशों का नाम नहीं बताया, लेकिन अटकलें हैं कि अजरबैजान, पाकिस्तान और यूक्रेन इसके पहले खरीदार हो सकते हैं। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष ने शिवलिंग से छेड़छाड़ का आरोप लगाया। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने आरोप लगाया कि फव्वारे की शक्ल देने के लिए मुस्लिम पक्ष ने 3-4 दिन पहले शिवलिंग के अंदर चक्री डाली थी, जिसे निकालते वक्त सीआरपीएफ के जवानों ने देख लिया था। मध्य प्रदेश के छतरपुर में प्रशासन ने तालाब की जमीन पर बने अवैध कब्जे को हटवा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इससे पहले उन्होंने चेन्नई में रोड शो भी निकाला। पुतिन की सेना पर यूक्रेन के मारियोपोल में भी नरसंहार का आरोप लगा। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इस शहर में एक रिहायशी इमारत के बेसमेंट से मलबा हटाने के दौरान 200 से ज्यादा शव मिले। और मारियोपोल उन शहरों में शामिल है जहां जंग की शुरुआत में ही रूसी सेना ने सबसे भीषण हमला बोला था, जिसमें शहर का 90% से ज्यादा हिस्सा मिसाइलों और बमों की भेंट चढ़ गया। शहर की ज्यादातर रिहायशी इमारतें इस भयानक जंग में ध्वस्त हो गईं। दावा है कि शहर पर कब्जे के बाद जब पुतिन की सेना ने जंग में तबाह हुई इमारतों से मलबा हटाने का काम शुरू किया तो एक रिहायशी इमारत के बेसमेंट में 200 से ज्यादा शव पड़े मिले। आरोप है कि रूसी सेना ने इलाके के लोगों से इन शवों को हटाने के लिए कहा, लेकिन जब वो नहीं माने तो रूस के सैनिक उन शवों को वहीं छोड़कर चले गए। यूक्रेन का आरोप है कि रूसी सेना ने मारियोपोल में जानबूझकर रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया और वहां रहने वालों को मलबे में मरने के लिए छोड़ दिया। और यूक्रेन की सरकार ने दावा किया कि 3 महीने तक चली भीषण जंग के दौरान मारियोपोल में कम से कम 22,000 नागरिक मारे गए। क्योंकि बंदरगाह वाले इस शहर पर कब्जा करने के लिए पुतिन ने अपने सबसे वफादार और खूंखार चेचन कमांडर रमजान कादिरोव को भी जंग में उतार दिया था। दावा है कि चेचन लड़ाकों ने पुतिन के सैनिकों के साथ मिलकर वहां अपना सबसे बेरहम चेहरा दिखाया। उन्होंने न सिर्फ रिहायशी इलाकों पर कहर बरपाया, बल्कि उस थिएटर पर भी बमबारी की जहां बड़ी संख्या में लोगों ने शरण ली थी। कई दिनों तक चली जंग की वजह से पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो गया। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि शहर पर कब्जा करने के दौरान रूसी सेना ने हजारों लोगों का कत्ल करवा दिया। और उधर यूक्रेन से जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को के एक अस्पताल का दौरा किया, जहां उन्होंने अपने घायल सैनिकों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान उनके साथ रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति पुतिन पहले अस्पताल के डॉक्टरों से मिले और वहां की सुविधाओं के बारे में पूछा। डॉक्टरों से बातचीत के बाद वो अस्पताल में भर्ती सैनिकों के वार्ड में गए, जहां उन्होंने जंग में घायल हुए अपने जवानों से हाथ मिलाकर उनका हालचाल जाना। पुतिन को सामने देख जवानों में भी जोश भर गया और उन्होंने काफी देर तक उनसे बात की। जख्मी जवानों ने युद्ध के बारे में भी उनको जानकारी दी। उसके बाद पुतिन डॉक्टरों से दोबारा मिले और उनको कुछ निर्देश देकर वहां से चले गए। विदेशी लड़ाकों के अफगानिस्तान में एंट्री पर बैन लगाने का दावा करने वाले तालिबान की पोल खुल गई। तालिबान लगातार कह रहे हैं कि उनकी सरकार विदेश से आए लड़ाकों को अफगानिस्तान में जगह नहीं देगी। यही नहीं, उनका दावा है कि उन्होंने अपनी सरकार बनने के बाद किसी विदेशी लड़ाके को अफगानिस्तान में घुसने तक नहीं दिया। लेकिन तालिबान के ये सारे दावे उस समय हवा में उड़ गए जब उसने ताजिकिस्तान के आतंकी को उत्तरी अफगानिस्तान में अपना कमांडर बना दिया। इस लड़ाके का नाम है मेहदी अरसलान। हाल ही में सोशल मीडिया पर उसका एक वीडियो भी शेयर किया गया, जिसमें उसका परिचय देते हुए साफ साफ लिखा गया कि जमात अंसारुल्लाह का लड़ाका या ताजिक तालिबान, मतलब तालिबान का एक ऐसा लड़ाका जो ताजिकिस्तान से आया है और तालिबान ने उसके हाथों में उत्तरी अफगानिस्तान की कमान सौंप दी है। कहा जा रहा है कि ताजिक तालिबान ने वीडियो के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन किया। यही नहीं, कहा जा रहा है कि वीडियो में दिख रहे सारे लड़ाके जमात अंसारुल्लाह के हैं। तालिबान पिछले साल अफगानिस्तान की सत्ता पर बैठे, जिसके बाद उन्होंने ये दिखावा करना शुरू कर दिया कि वो एक साफ सुथरी सरकार चलाएंगे, वो भी अपने दम पर। लेकिन जैसे ही उन्होंने ताजिकिस्तान से आए आतंकी को अफगानिस्तान में एंट्री दी, उन पर भरोसा करना मुश्किल हो गया। जिस लड़ाके को उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान की कमान सौंपी है वो ताजिकिस्तान का नागरिक है और अलकायदा से जुड़े आतंकी संगठन जमात अंसारुल्लाह का कमांडर रह चुका है। इस संगठन पर ताजिकिस्तान में बैन लगाया जा चुका है, लेकिन लॉन्ग वॉर जर्नल ने दावा किया कि ये आतंकी संगठन पिछले 2 दशक से अफगानिस्तान में सक्रिय है और इसी से जुड़े आतंकी मेहदी अरसलान को उत्तरी अफगानिस्तान की बागडोर सौंप दी गई। कहा जाता है कि अरसलान 2014 में जमात अंसारुल्लाह का हिस्सा बना और वो बहुत ही खतरनाक और क्रूर है। मतलब ये कि तालिबान 2 मुंहे सांप निकले और उन्होंने ताजिकिस्तान के आतंकी को अफगानिस्तान में कमांडर बनाकर दुनिया में ये बात जाहिर भी कर दी। क्योंकि कुछ दिन पहले दिए गए एक इंटरव्यू में तालिबान सरकार में मंत्री और हक्कानी नेटवर्क के नेता सिराज हक्कानी ने डंके की चोट पर कहा था कि वो अपने देश में विदेशी लड़ाकों को पनाह नहीं देंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि अफगानिस्तान आतंकवाद का लॉन्चिंग पैड बने।
मतलब तालिबान ये बताना चाहते थे कि वो दूध के धुले हैं और सुधर चुके हैं, लेकिन कुछ ही दिन में उनकी सच्चाई सामने आ गई। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि अफगानिस्तान में इस समय 1-2 नहीं बल्कि 8 आतंकी संगठन सक्रिय हैं जिन्हें दूसरे देशों से ऑपरेट किया जाता है, जिनमें अल-कायदा, द मूवमेंट ऑफ तालिबान इन पाकिस्तान, लश्कर-ए-तैयबा, हरकत-उल-मुजाहिदीन, हिजबुल-मुजाहिदीन, जैश-ए-मोहम्मद, द तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी जैसे खूंखार आतंकी संगठन शामिल हैं। कहा जा रहा है कि तालिबान इन संगठनों की मदद सरकार चलाने में ले रहे हैं। यही नहीं, कहा जा रहा है कि इन्हीं आतंकी संगठनों के दम पर वो द इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं। मतलब ये कि तालिबान कहते कुछ हैं और करते कुछ। ताजिकिस्तान के आतंकी को अपने यहाँ एक बड़ा पद देकर तो उन्होंने ये बात साबित भी कर दी। अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी सीमा 7 देशों से लगती है। इन देशों में भारत, पाकिस्तान और चीन के अलावा ताजिकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान और चीन तालिबान के साथ हैं, इसलिए उन्हें तालिबान के लड़ाकों का डर नहीं है। लेकिन ताजिकिस्तान परेशान है क्योंकि तालिबान ने उसकी सीमा से जुड़े अफगानिस्तान में ताजिकिस्तान के आतंकी को ही कमांडर बना दिया है। ताजिकिस्तान अफगानिस्तान की उत्तर दिशा में पड़ता है और दोनों देशों का बॉर्डर करीब 1200 किलोमीटर लंबा है। अफगानिस्तान के बदख्शां, ताकूर, कुंदूज और बाल्ख राज्य इसकी सीमा से लगते हैं, जहां से ताजिकिस्तान में आतंकवाद फैलने का खतरा है, क्योंकि जिस आतंकी संगठन पर उसने 2006 में बैन लगा दिया था, वही जमात अंसारुल्लाह नाम का संगठन अफगानिस्तान में सक्रिय है, जिसके लड़ाकों को ताजिक तालिबान कहा जा रहा है। राज्यसभा चुनाव के लिए आरजेडी ने मीसा भारती को उम्मीदवार बनाया। बिहार में आरजेडी की तरफ से मीसा भारती और फैयाज अहमद राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवार होंगे। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कार्ति चिदम्बरम को राहत देते हुए सोमवार तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने मेजबान इंडोनेशिया के खिलाफ 16-0 से बड़ी जीत हासिल की और पाकिस्तान को पछाड़कर सुपर 4 स्टेज यानी सेमीफाइनल में एंट्री कर ली। यूक्रेन का आरोप है कि मारियोपोल में रूस ने अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए ट्रकों को तैनात किया है। मारियोपोल यूक्रेन का वो इलाका है जिस पर रूस कब्जे का दावा कर चुका है, लेकिन इसे यूक्रेन से हथियाने के लिए पुतिन की सेना ने लंबी लड़ाई लड़ी थी, जिसके बाद ही मारियोपोल पर रूस का कब्जा हो पाया था। इस बीच यूक्रेन का आरोप है कि रूसी सेना अब वहां अपना प्रोपेगेंडा फैलाने में जुटी है, जिसके लिए वो ट्रकों का सहारा ले रही है। वहां के एक इलाके से सामने आई तस्वीर में एक ट्रक पर बड़ी स्क्रीन लगी नजर आई, जिसके आसपास कई लोग खड़े दिखाई दिए। आरोप है कि रूसी सेना जंग से जुड़ी खबरों के नाम पर मारियोपोल के लोगों की आंखों में धूल झोंक रही है और सिर्फ रूसी चैनलों की ही खबरें उन स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं, जिससे वहां के लोग गुमराह हो सकें।